हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो पिछली वीडियो में हमने कक्षा 7 की एक कविता शामी किसान की व्याख्या पढ़ी थी, उसको समझा था डिटेल में। वीडियो में हम इस कविता के प्रश्न उत्तर समझेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है। मानो नदी चादर सी हो। मतलब यहाँ पे जो हमें उपमा बताई गई है, तो पहला तो हमें ये बताया गया है, आकाश को साफा बताया गया है। और दूसरा इन्होंने नहीं पूछा, तीसरा इन्होंने बताया है नदी को चादर। तो मानो नदी चादर हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपताओं को खोज कर लिखिए। मतलब कि इन्होंने पहली बता दी है और कौन सी बताई है और तीसरी बताई है, तो हमें दूसरी, चौथी और पांचवी बतानी है। ठीक है, तो जिस प्रकार पहली एकरूपता, अब इसका उत्तर है, जिस प्रकार पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाई गई है, वैसे ही दूसरी एकरूपता चिलम। चिलम किसको बताया गया है? सूरज को, यानी कि सूरज को चिलम के समान बताया गया है। तीसरी एकरूपता क्या बताई गई है? नदी को। नदी को उन्होंने चादर बताया है। चौथी एकरूपता, चौथी एकरूपता बताइए पलाश के जंगल को, यानी पलाश के जो फूल होते हैं उसको अंगीठी की तरह बताया है। और पांचवी एकरूपता किसे बताई है? अंधकार को, अंधेरे को उन्होंने भेड़ों के गले सा बताया, यानी भेड़ जो होती है ना, उनके ग्रुप की तरह बताया है। अगला प्रश्न है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। अब हमें यहाँ पे इन्होंने शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से बताने के लिए कहा और 3 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है, शाम कब से शुरू हुई? तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? और तीसरा प्रश्न है, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन हुए? चलिए इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। शाम में घर की छत या खिड़की से शाम का दृश्य देखने पर पता चलता है कि पहला प्रश्न है, शाम कब से शुरू हुई? तो इसका उत्तर है, सूरज के पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने के साथ ही शाम की शुरुआत हो जाती है। लगभग 5 बजे हमें शाम महसूस होने लग जाती है। अब दूसरा प्रश्न है, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगता है? जब शाम शुरू हो जाती है तब से लेकर के सूरज के डूबने में कितना समय लगता है? फिर उसके बाद सूरज को पूरी तरह डूबने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। अब तीसरा प्रश्न है, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? मतलब जब सूरज डूबता है और जब तक वो पूरा डूब जाता है तब तक आसमान में क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं? तो इसका उत्तर है, जैसे जैसे सूरज पश्चिम की तरफ जाने लगा, आसमान के रंग में बदलाव देखने को मिला। पहले वो नीले रंग से हल्का पीला हुआ और फिर चारों तरफ लालिमा छा गई और फिर धीरे धीरे हर ओर अंधेरा छा गया। मतलब जैसे जैसे सूरज डूबता गया वैसे वैसे पहले वो आसमान नीले रंग का दिखने लगा, फिर हल्का पीले रंग का और फिर धीरे धीरे लालिमा छा गई। लालिमा मतलब आसमान लाल रंग का हो गया और फिर उसके बाद धीरे धीरे अंधेरा हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। तो नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो शब्दों में बांधिए। कि मतलब अगर कबूतर, कौआ, मैना, तोता, चील, हंसी सब बोले तो हमें कैसा लगता है, क्या फील आती है? तो कबूतर के बोलने पर कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे कि कबूतर कोई खत लेकर आया हो, क्योंकि कबूतर ना पिछले ज़माने में खत लाया ले जाया करते थे। तो जब भी कबूतर देखो तो ऐसी फील आती है। कौआ, अब जब भी कौआ छत पर बोलता है या मुंडेर पर बोलता है तो ऐसा कहा जाता है कि कौवे के बोलने पर कोई मेहमान घर में आता है। तो उसके बोलने पर कैसा लगता है कि आज घर पर कोई मेहमान आने वाला है। मैना, अब मैना की ना आवाज़ को बहुत ही सुरीली बताया गया है, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है। तो जब भी मैना बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी आवाज़ मन को मोह लेने वाली हो। उसकी आवाज़ मन को मोह लेती है। तोता, अब कहते हैं ना, तोता जो भी फल खाता है वो फल बहुत ही मीठा होता है। तो तोते को देखकर क्या फील आती है कि फल बहुत ही स्वादिष्ट है, क्योंकि वो मीठा है तभी तोते ने खाया है। चील, चील क्योंकि आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ती है तो उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि रुको मत और मेरी तरह ऊंचाइयों को प्राप्त करो। हंस, हंस सफेद रंग का होता है और उसको देख करके हमें क्या फील आता है कि अपने मन को हमेशा शांत रखो।
अच्छा, अगला प्रश्न है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग किया गया। मतलब ये जो कविता है शाम ए किसान, इस कविता को अगर हम चित्रित करें, बनाएं, तो इसके लिए हमें किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। अब इस कविता में तो कवि ने बहुत सारे रंगों का प्रयोग किया है, क्योंकि उन्होंने लाल रंग के फूल भी दिखाए हैं, अंगारे भी दिखाए हैं, आसमान भी दिखाया है। तो इसका उत्तर होगा, इस कविता को चित्रित करने के लिए हमें नीले, पीले, भूरे, लाल, सफ़ेद, काले, सुनहरे, हरे, बैंगनी आदि अनेक रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न है, शाम के समय ये क्या करते हैं? कौन? पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान और बच्चे, ये सब शाम के समय क्या करते हैं? तो शाम के समय पक्षी क्या करते हैं? इसका उत्तर है, पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं। खिलाड़ी क्या करते हैं? अपना खेल बंद कर देते हैं, शाम हो गई, खेलना बंद। फल वाले क्या करते हैं? फल बेचते हैं। माँ माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है शाम को। पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। और पिताजी, शाम को पिताजी दफ्तर से घर आ जाते हैं। किसान किसान खेतों से लौटकर घर आते हैं। और बच्चे बच्चे शाम के समय खेलते हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। मतलब कि सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं, उन्होंने भी संध्या को लेकर के कविता लिखी थी। तो संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टीवीटी टुट टुट। तो ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता कौन सी? शाम किसान। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? दोनों ही शाम को लेकर के लिखी गई है, संध्या का समय बता रही है, और दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता और सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता दोनों ही संध्याकालीन का वर्णन किया है दोनों में। परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने संध्याकालीन दृश्य को एक किसान के माध्यम से प्रस्तुत किया है, वहीं सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी कविता में पक्षियों की आवाज़ को अपनी कविता में प्रधानता दी है। यानी कि उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी कविता में पक्षियों की आवाज़ का वर्णन किया है, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने एक किसान का वर्णन किया है। तो ये दोनों में अंतर है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके प्रश्न उत्तर भी अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको आगे कौन सी वीडियो देखनी है, आपके एग्ज़ाम में कौन सा पार्ट आ रहा है। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस डॉक्स का लिंक भी लगा दूँगी, आपको प्रश्न उत्तर करने में आसानी होगी। थैंक यू।